नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है और इसमें हम हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करेंगे और उसमें ढेर सारे व्याख्या के साथ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आशा है कि आप लोग पिछले वीडियो को देखे होंगे और उसे समझे होंगे। तो चलो बिना क्लास को देरी किए आगे बढ़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। और आप सभी के सामने पहला प्रश्न है कि किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हुई ना बात। तो इसका मतलब ये आप लोग जब अंग्रेजी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते थे तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट सेंटेंस का डेफिनेशन है कि किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर 2 सही है। क्यों? क्योंकि इसके लिए उद्धरण का प्रयोग करते हैं। उद्धरण क्या होता है? किसी भी कथन को प्रकट करने के लिए उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, ये कोई मुख्य बात होता है तो उन स्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके सामने प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्प का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। यानी चंद्रशेखर के लिए कौन सा समास विग्रह सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि चंद्र है शिखर पर जिसके। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि चंद्रमा है जिसका नाम। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है चंद्र के समान है जो। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चंद्र के जैसा है जो। तो सभी जानते हैं चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? शिव जी को कहा जाता है। किसे कहते हैं हम सभी? शिव जी को। और शिव जी के चंद्रमा पर क्या है? शिखर स्थित है। सॉरी, शिखर मतलब चांद। तो मैं कह सकता हूँ कि चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात विकल्प नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा शब्द विकल्प है, अर्थात जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे हतोत्साहित कहते हैं। कहते नहीं, परीक्षा में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, यानी उत्साह के साथ काम करना चाहिए। जो इंसान हतोत्साही हो जाता है फिर वो आगे काम नहीं कर पाता। ठीक, तो यहाँ तक ये 3 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 4 आपसे कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, तो उस शब्द का चयन कीजिए। जलज, जलज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समानार्थी है? तो सभी जानते हैं जलज किसे कहा जाता है? जो जल में रहता है। जल में रहता कौन है? जहाज? नहीं, जहाज तो आसमान में भी उड़ता है। चतुर? नहीं, ये धरती पे रहते हैं। चतुर मानव हो या फिर लोमड़ी हो, ये हमेशा धरती पर ही रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, क्योंकि हाथी भी पानी में नहीं रहता। तो जलज किसके लिए प्रयोग किया गया है? मछली के लिए। मछली को झक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झक। ये इसका पर्यायवाची है, ध्यान रखना। मीन भी तो होता ही है, झक भी होता है। लोग कहते नहीं झक मारने गए थे वहाँ पे, तो यहाँ इसलिए इसका विकल्प ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो निम्न वाक्य का पूर्वकालीन क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो इसका ऑप्शन 1 कह रहा है कि बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए। बच्चे कार्य के बिना खेलने लग गए। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। बच्चों ने गृह कार्य किया और वे खेलने लग गए। तो इसका जो ऑप्शन है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है पूर्वकालीन क्रिया। ये पूर्वकालीन क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जब एक क्रिया समाप्त होकर के तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें है ना, बच्चों ने गृह कार्य किया और वो खेलने लग गए। इसका मतलब बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए। जैसे ही उनका गृह कार्य समाप्त हुआ तो वो तुरंत खेलना शुरू कर दिए। तो पूर्वकालीन क्रिया की परिभाषा यही होती है कि एक कार्य जब समाप्त हो तुरंत उसके जस्ट बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए तो उसे कहते हैं पूर्वकालीन क्रिया। आगे प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, लेकिन मैं इसको बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नए हो, और साथ में कमेंट और लाइक भाई साहब करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट लाइक्स तो हमें मोटिवेशन देते हैं। तो एक कमेंट और एक लाइक, ठीक है, ज़रूर करना। प्रश्न में कह रहा है तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो सब जानते हैं इसमें अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और आशा, इन चारों में से जो हमारा अचरज शब्द है ना, ये तद्भव शब्द है। क्यों? क्योंकि अंधकार भी तत्सम है,
आशा भी तत्सम है, अंगरक्षक भी तत्सम है। क्यों? क्योंकि इनका तत्सम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं। कहाँ से आए हैं? संस्कृत भाषा से आए हैं और उनका प्रयोग संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में प्रयोग होता है, तो उसे कहा जाता है तत्सम शब्द। और तद्भव क्या होता है? ऐसे शब्द जो आए तो संस्कृत भाषा से हैं पर वो दोबारा संस्कृत में प्रयोग नहीं हो सकते, जैसे कि अचरज। ठीक है, और अचरज किस शब्द का तद्भव है? तो बता देंगे आश्चर्य का। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न निम्नलिखित में से दिए गए शब्द में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। ये तो मैंने भी आपको बताया, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आगे दूसरा प्रश्न कह रहा है कि शीत का विलोम क्या होगा? शीत का विलोम पूछ रहा है सर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। शीत का विलोम क्या ठंड होगा, क्या गीत होगा, क्या कृष्ण होगा या फिर उष्ण होगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा क्या है? उष्ण। क्यों? क्योंकि शीत हम पढ़ते हैं ना भूगोल में, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, तो इसका मतलब कि शीत का जो विलोम है वह उष्ण होता है। अच्छा सर, ठंड किसका होता है? भाई गर्म का होता है। किसका होता है? गर्म का। और गीत, गीत संगीत बोल सकते हैं। कृष्ण का शुक्ल होता है, कृष्ण का विलोम शुक्ल। राम मत कर देना, कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि कृष्ण का विलोम क्या होता है, तो शुक्ल बता देना। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है कि कर, कर का शब्द सही अर्थ नहीं है, यानी कर शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से नहीं होता। कौन सा नहीं होता? ऑप्शन नंबर 1 सूर्य, दूसरा हाथ, तीसरा किरण और चौथा टैक्स। तो सभी जानते हैं कर का मतलब टैक्स भी होता है, कर का मतलब हाथ भी होता है और कर मतलब किरण भी होता है, लेकिन कर मतलब सूर्य नहीं है, यानी सूर्य का पर्यायवाची कर नहीं होता है। सूर्य का पर्यायवाची तो सूरज होता है, रवि होता है, दिनकर होता है, भास्कर होता है, भानु होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो कठिनाई से मिलता है सर, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सिंपल सा बात है, जो चीज़ आपको कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्गम क्या है? जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। जिसे पाना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं। कहते हैं ना, ये दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित है, यानी हिमालय पर बहुत बहुत कठिनाई से जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। अगम, जहाँ जाना कठिन हो। सुलभ मतलब जो काम आसान होता है या जिसे करना बहुत आसान हो उसे सुलभ कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म क्या है? प्रश्न संख्या 10। अनिल का मतलब होता है वायु और जबकि अनल का अर्थ होता है अग्नि, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, अनिल का और भी पर्यायवाची होता है? जी बिल्कुल होता है। अनिल का पर्यायवाची जैसे आग हो गया, पावक हो गया, अनल हो गया, हुतासन हो गया, और सॉरी क्या नाम है, ये मैंने अग्नि का पर्यायवाची बता दिया। और अनल का अनिल का पर्यायवाची आपका समीर, पवन, वायु, हवा, इस तरीके से अनिल का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? तो अस्थावर का विलोम जंगम होता है। क्या होता है? जंगम। इस बात को आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? भाई सब पक्षी का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो पक्षी का क्या वृंद होगा, क्या शार्दुल होगा, क्या विहग होगा या उरग होगा? तो सभी जानते हैं कि जो पक्षी का पर्यायवाची होता है वह शकुंत होता है, पतंग होता है, पक्षी होता है, विहग होता है, अंडज भी होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सर शार्दुल का पर्यायवाची, शार्दुल किसका पर्यायवाची है? शार्दुल पर्यायवाची है सिंह का, शेर का, केसरी का। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची है। ठीक, आगे आपसे कह रहा है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है। पुत्री का जो पर्यायवाची शब्द है वह आत्मजा। क्या है? आत्मजा। ऑप्शन सी करेक्ट है। सुधा अमृत का पर्यायवाची होता है। भानुजा छोटी बहन का पर्यायवाची होता है। विवेकी का विलोम कौन सा होगा? आपसे अगले प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 14 में विवेकी, विवेकी का मतलब जो समझदारी की बात करता है, जो समझदारी से काम करता है, तो उसका विलोम हो जाएगा अविवेकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि विवेकी का मतलब है जो समझदारी की काम करे या बात करे, अविवेकी का मतलब जो समझदारी से काम नहीं करता उसे कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अत्युक्ति में उपसर्ग कौन सा होगा या कौन सा है? अत्युक्ति तो सभी जानते हैं अतिधन उक्ति बराबर अत्युक्ति होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लास्ट वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं, महा इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आने की संभावना है। यानी जब आप सफ़र पे निकलते हो, आपको सफ़र में जाने के लिए किसी न किसी भोजन की आवश्यकता पड़ती है, किसी न किसी खाद्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो उस खाद्य पदार्थ के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा पाथेय। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी, माफ़ करना, इसका करेक्ट आंसर है। खानाबदोश, खानाबदोश उसे कहते हैं जो उसको केवल खाने से मतलब हो। जैसे इतिहास में पहले के आदमी जो आदिमानव थे वो सब खानाबदोश थे। उपहार, किसी के द्वारा दिया गया एक पहचान या किसी के द्वारा दिया गया एक वस्तु जो आपको याद के रूप में दिया जाता है। स्वल्पाहार का मतलब क्या है, जो बहुत ही कम खाता हो, उसे स्वल्पाहार कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि व्याप्त का विलोम क्या होगा। व्याप्त, वी धन आप्त, कौन सी संधि है, तो बता देना यण संधि। जब संधि कभी पूछेगा तब, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा क्या है कि इसका विलोम क्या होगा, तो इसका जो विलोम होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी अव्याप्त। अव्याप्त और किसका विलोम है, व्याप्त का। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय की रचना किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है। ऑप्शन ए श्यामनारायण पांडे, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय नामक एक उपन्यास लिखा था, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है। तो हम सभी जानते हैं कि सूर सागर की जो रचना थी, सूर सरावली, सूर सागर, सूर संसार, साहित्य लहरी, तो इसका जो दृष्टकूट पदों का संग्रह है वह है साहित्य लहरी में। अच्छा सर, ये दृष्टकूट है क्या। दृष्टकूट उसे कहते हैं बच्चों जिसमें केवल शब्दों के उच्चारण से नहीं समझा जाता, बल्कि प्रसंग या उनके जो रूढ़ अर्थ होते हैं उनसे समझा जाता है, उसे कहा जाता है दृष्टकूट। तो साहित्य लहरी इनकी रचना थी, उसमें दृष्टकूट पदों का क्या नाम है, उल्लेख है या संग्रह है। साहित्य लहरी में लगभग 118 कितने 118 पदों का एक लघु रचना है साहित्य लहरी। आगे प्रश्न संख्या 20 आपसे कह रहा है कि इसमें से गाल बजाने का मुहावरा क्या होगा, या गाल बजाने का मुहावरा का अर्थ क्या है। गाल सहलाना, गाल डींग हाँकना, थप्पड़ मारना और गीत गाना। तो सभी जानते हैं गाल बजाने का मतलब है डींग हाँकना, यानी बड़ी बड़ी बातें करना, हवाई वाली बातें करने को क्या कहते हैं, गाल बजाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े, इनमें से कौन सा अलंकार है। तो आप ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हो, वस्तु क्षिप्रा, हेतु क्षिप्रा, संदेह और फलो क्षिप्रा। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वह इसका करेक्ट आंसर है, वस्तु क्षिप्रा। इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसा अलंकार है जिसमें उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाती है, यानी होता नहीं है बल्कि कल्पना की जाती है। इस उदाहरण में लिखा है कि जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। इसका मतलब है कि नेत्र देख बड़े बड़े हीरक में गोल गोल नीलम है। नीलम क्या होता है, एक पत्थर होता है जो जड़े हैं, और उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे मानो उस आँख में नीलम यानी मोती पड़े हों। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे आपसे प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि आजीवन में कौन सा समास है। तो ये समास पहचानने के मैंने बहुत सारे आपको ट्रिक बताए। कैसे कि जब कभी भी आ, भर ये शब्द पहले आ जाता है तो हमेशा वो अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, तो इसको आप याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि भगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिऔध, सूरदास और तुलसीदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सूरदास। सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा था, और इनकी और भी रचनाएं मैंने अभी आपको बताई कौन कौन सी, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये भी सूरदास जी की क्या थी, कृति थी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्लासें अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है।
बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है। तो पाली है कहाँ की भाषा? भाई पाली भाषा जैन बौद्ध से संबंधित है, तो पाली जैन बौद्ध का उद्गम यानी बिहार साइड से है। तो मैं कह सकता हूँ कि बिहार में मगधी बोली जाती है, तो मगधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर कह रहा है कि सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अब इसमें सीता सोई है का मतलब इसमें कोई कर्म ही नहीं है। जब कर्म ही नहीं है तो मैं कह दूंगा कि यह अकर्मक क्रिया है। क्यों? अगर ये कहता सीता बिस्तर पर सोई है, सीता बेड पर सोई है, सीता छत पर सोई है, तो यहाँ पे छत, बेड और बिस्तर इसका कर्म हो जाता और मैं कहता कि यह सकर्मक क्रिया है। लेकिन इसमें कोई कर्म नहीं, बस सीता सोई है, पता नहीं किस पर सोई है और क्यों सोई है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि सर घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यानी एक कहावत नहीं, ये क्या है? लोकोक्ति है। घोड़ों का घर कितनी दूर, इसका मतलब हुआ कि जो घोड़ों का घर है वो कितनी दूर है, इसके लिए विकल्प है जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है, तेजी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है, स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता पाना सरल होता है। तो बहुत सटीक आंसर इसका डी है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घोड़ों का घर कितनी दूर का मतलब हुआ कि कर्मठ व्यक्ति जो हैं उनको सफलता पाने में ज़्यादा समय नहीं लगती, यानी कर्मठ व्यक्तियों को सफलता तो आराम से मिल जाएगा जो हमेशा निरंतर गतिमान है, जैसे कि आपको भी वर्दी मिलेगी। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त किसकी प्रसिद्ध नाटक है? धर्मवीर भारती का, जयशंकर प्रसाद का, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल का, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो मैं कह दूंगा कि ये जो चंद्रगुप्त है ना, ये जयशंकर प्रसाद की एक नाटक है। क्या है? नाटक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, यानी लेखक संज्ञा में किस प्रकार में आएगा, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपसे कह रहा है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जातिवाचक संज्ञा। तो आप सभी जानते हो कि जो हमारा लेखक है वह जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि लेखक तो कोई भी हो सकता है, स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, और किसी भी प्रकार का लेखक हो सकता है। कोई नाटक लिखता है, कोई कहानी लिखता है, तो इसलिए लेखक का जो विकल्प है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लेखक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 29 आपसे कह रहा है खड्ग विलास प्रेस इनमें से किस स्थान से संबंधित है? खड्ग विलास प्रेस कहाँ पर है? तो ये है पटना में। कहाँ पर है? पटना में। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। ठीक, बिहार की राजधानी। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बच्चों इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? कालवाचक अव्यय का मतलब क्या है कि जो समय का बोध कराते हैं, जैसे कि आज, अब, पिछला, अब तक, कभी कभी, इस प्रकार से कालवाचक का मैंने आपको उदाहरण बता दिया। तो आपसे ऑप्शन दिया है कि इधर, उधर, तब, दूर, यहाँ, इन चारों विकल्पों में से कालवाचक का उदाहरण क्या है? तो अभी भी मैंने आपसे कहा ना, इधर उधर, ये समय का बोध करा रहा है कि भाई इधर उधर मत करो, बस जल्दी से काम को क्या कर दो, निपटा दो, माफ़ करना। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और तब, तो ये हमारा कालवाचक का विशेष क्या नाम है, उदाहरण है। प्रश्न संख्या 31 आपसे कह रहा है कि लता गीत गा रही थी। लता गीत गा रही थी, तो ये किसका उदाहरण है? पूर्व भूतकाल का, संदिग्ध भूत का, सामान्य भूत का, या फिर अपूर्ण भूत का? तो आप सभी जानते हो लता गीत गा रही थी, यानी ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल से क्या ज्ञात होता है, क्या मतलब है? भाई क्रिया के भूतकाल में हो रही थी किंतु समाप्त होने का पता नहीं चल रहा है ना, इसलिए मैं कहूँगा कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अपूर्ण भूतकाल। ठीक, प्रश्न संख्या 32 आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र, भाई बहुत बेहतरीन है। परीक्षा केंद्र कौन सा समास है? मतलब ये तत्पुरुष समास है, परंतु तत्पुरुष में कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि परीक्षा का केंद्र कह रहा है, यानी परीक्षा के लिए केंद्र। और जानते हो कि तत्पुरुष का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर नए हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ये वीडियो। जय हिंद, राधे राधे।